हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो प्लीज़ साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे आप सभी के प्रैक्टिकल के बारे में। प्रैक्टिकल साथियों आपका अपने सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपका प्रैक्टिकल का नंबर बढ़िया है तो आपके परसेंटेज जो है बहुत ही बढ़िया बनेंगे। प्रैक्टिकल में हालांकि है तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको 1 घंटे की मेहनत है। आप इस वीडियो को पूरा देख लेना तो आपको लगेगा कि वाकई प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है। तो साथियों हम इसमें 3 से 4 मॉडल पेपर जो है हल कराएंगे। वो चाहे देखो, पेपर तो आपके दो बनते हैं, एक मैकेनिकल का बनता है, एक मैकेनिकल का होता है और एक आपका इलेक्ट्रिकल का होता है। मैकेनिकल में क्या होता है साथियों, मैकेनिकल में आपके फिटर, टर्नर, वेल्डर, कारपेंटर, मशीनिस्ट ये सब आ जाते हैं। और इलेक्ट्रिकल में जो आता है साथियों आपका, इलेक्ट्रिकल में आपका आ जाता है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, इस जैसी ट्रेड आ जाती हैं। तो दो ही पेपर होता है, बाकी सारे सेम होते हैं। बाकी एक अगला होता है वो कोपा का होता है। कोपा का जो है कंप्यूटर पे होता है, बहुत ज़्यादा उससे मायने नहीं है। तो हम 3 से 4 पेपर हल कराएंगे। सबका पुराना जो पिछले साल आया था उसी को हल कराएंगे, आप उसे देखकर हूबहू जान जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। जो जिस वर्ष के छात्र हैं उसे अपने पेपर को जरूर देखना। अपने पेपर को क्या साथियों, पेपर में सारे कोई सा भी प्रैक्टिकल आया आपको हूबहू वहीं लिखना होता है। बस क्या करना पड़ता है, जो चित्र आता है, जो इस प्रकार का जैसे चित्र हमें इस चित्र को बनाना है, इस जॉब को बनाना है। बाकी जो भी प्रोसेस है लिखने का सेम प्रोसेस है। मैं 2-3 पेपर जो है हल करा रहा हूँ इस वीडियो में, उन तीनों को आप देख लेना, फिर आप बताना। जैसे फिटर का हो गया, फिटर वाले में ये जो पेपर आया साथियों, ये जरूरी नहीं केवल फिटर का है, टर्नर का भी है, बिल्डर का भी है, कारपेंटर का भी है। तो सेम एक ही आता है इनका पेपर। और ये इलेक्ट्रिकल का है और टर्नर का है, ये देख पा रहे हैं आप, टर्नर का है। टर्नर का भी कुछ इस प्रकार से आएगा, इलेक्ट्रीशियन का भी कुछ इस प्रकार से आएगा। तो फिटर उटर वालों का क्या है, मैकेनिकल वालों से इस प्रकार से जॉब बनाना पड़ता है। तो बाकी आप पूरे वीडियो में देख लेंगे। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए हम चलते हैं वीडियो पे। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद ITI प्रैक्टिकल कुछ भी एकदम सा हलवा लगेगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखना। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, मैं मंगला प्रसाद निषाद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो साथियों आज हम बात करेंगे ITI के फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ, आपका प्रैक्टिकल किस प्रकार से होता है हम उसी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो साथियों अगर आप किसी भी ट्रेड से हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो प्रैक्टिकल हम आपको बता रहे हैं आप उसके माध्यम से पूरा वही प्रैक्टिकल अगर आप एक बार तैयार कर लेते हैं तो आप दोनों साल जो है वही हूबहू लिखकर जो है अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वीडियो पर, आप लास्ट तक बने रहे। आज हम आपको बताएंगे किस आसान विधि से आप जो है प्रैक्टिकल को अच्छे तरीके से लिखकर अच्छे नंबर उठा सकते हैं। तो साथियों आपके प्रैक्टिकल में जैसे फिटर का प्रैक्टिकल का मॉडल पेपर हम आपके सामने लेके आए हैं। इसमें आपको क्या होता है, सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों क्वेश्चन जो होते हैं 270 नंबर के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें से पूछा जाएगा साथियों वो बोलेगा कि आप जो है इस जॉब को, जो आपको जॉब दिया गया है, आपको जॉब एक दिखाया गया है, इसी ड्राइंग के अनुसार आपको जॉब बनानी पड़ेगी और जॉब बना के आपको जमा करना पड़ेगा। तो किस प्रकार से जॉब बनाएंगे हम और किस प्रकार से प्रैक्टिकल लिखेंगे इसी को हम बात करेंगे। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। तो चलिए आप सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट। जॉब पहला बना रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो इस प्रकार से जैसे आप यहाँ पर जॉब देख रहे हैं ये जॉब आया है और डॉपटेल फिटिंग यहाँ पर रिमिंग करनी है। तो आपको अलग अलग प्रकार से दे सकता है, कभी नट बोल्ट दे सकता है बनाने के लिए, कभी भी आकार की कर्वेट फिटिंग दे सकता है, तो किसी भी प्रकार की फिटिंग दे सकता है। तो आपको बनाना है और उसके बारे में लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे हम उसके बारे में बात करने चल रहे हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और हम यकीन दिलाते हैं आपको, अगर इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा तो आप दोनों साल सिर्फ इसी को लिखकर पास हो सकते हैं प्रैक्टिकल में, जो कि 270 नंबर का होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके नंबर को बढ़ाने के लिए, परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। तो ऑब्जेक्ट या उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखेंगे ड्रिलिंग और रिमिंग को तैयार करना या डॉपटेल फिटिंग को तैयार करना। तो जो क्वेश्चन जो आता है साथियों उद्देश्य में हम उसी क्वेश्चन को लिख लेते हैं। उसके बाद नई हेडिंग पे आते हैं। नई हेडिंग पे हम लिखते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में हम क्या क्या यूज करते हैं। तो रॉ मटेरियल में हमें 2 हेडिंग लिखना है, एक एमएस प्लेट और दूसरा एफएस साइज। एमएस साइज का मतलब होता है दोस्तों माइल्ड स्टील। साइज जो है आप का जॉब जितने का लगा है, जॉब से
थोड़ा ज़्यादा साइज का आप जॉब को काटेंगे। जैसे हम फ्लैट से 121 गुणे 37 गुणे 9.5 mm का जॉब चाहिए, तो हम क्या करेंगे 125 mm से थोड़ा ज़्यादा जॉब को काटेंगे। तो हमारा जो एमएस साइज होगा वह होगा 125 mm गुणे 40 mm गुणे 10 mm। आपका ये जो 10 mm है ये मोटाई है, 40 mm चौड़ाई है और 125 mm लंबाई है। तो इसके बाद हम जॉब को काट कर जब फिटिंग तैयार करेंगे तो हमारे ये आप देख रहे हैं ये फेस साइज का मतलब होता है फिनिशिंग साइज आपका। तो फिनिशिंग साइज हमें इतना जो है प्राप्त करना है, इतने साइज में रहना चाहिए। तो आपको इस पर कुछ क्लियरेंस दिया रहता है, कुछ बेसिक छूट दी जाती है, जैसे 1 mm या 2 mm एक्स्ट्रा हो सकता है दशमलव में। तो चलिए अब हम जानते हैं अगली हेडिंग क्या होगी। अगली हेडिंग जो होगी साथियों वह हमारी होगी टूल्स एंड इक्विपमेंट। मतलब हमें इस जॉब को बनाने के लिए कौन कौन से टूल की आवश्यकता पड़ेगी। आप जो है साथियों इसी जितने टूल्स देख रहे हैं ये कॉमन टूल्स है। आपको किसी भी जॉब को बनाना है तो ये टूल्स जो है आपको लगेंगे किसी भी जॉब को बनाने के लिए। आप इसको तैयार कर लें। इसी कोई भी अगर आपका प्रैक्टिकल में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको टूल एंड इक्विपमेंट में जरूर लिख सकते हैं। कौन कौन से कॉमन टूल्स हैं साथियों, सबसे पहले हम जान लें स्टील रूल हो गया। इसके बाद स्टील रूल के साथ आप लिख सकते हैं 30 mm या 300 mm। उसके बाद ट्राई स्क्वायर, फ्लैट फाइल, स्मूथ फाइल, डार्ट पंच, सेंटर पंच, लेटर पंच, नंबर पंच और बॉल पिन हैमर, बेंच वाइस, ड्रिल मशीन, हेक्सा विथ ब्लेड और सरफेस प्लेट। आप एनविल लिख सकते हैं। तो आप इन सबको जो है टूल्स एंड इक्विपमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही साथ आपकी ड्रिल मशीन भी हो जाएगी। ये जो इक्विपमेंट है साथियों किसी भी आपके प्रोजेक्ट आपको किसी भी जॉब को बनाने में ये कॉमन माने जाते हैं, ये सभी में आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो आगे चलते हैं, अब हम अगले हेडिंग पे बात करते हैं। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए साथियों। आप इसी प्रकार से जो है हल करके आएंगे ताकि आपके जो नंबर आए इस बार बहुत ही अच्छे प्रैक्टिकल में नंबर आए। 270 नंबर का होता है दोस्तों। अगर आप 270 का इसी प्रकार से हल करके आएंगे तो 250 प्लस आपके नंबर आएंगे। उसके बाद अगला जो हम हेडिंग बनाएंगे दोस्तों वह होगा ऑपरेशन। ऑपरेशन अर्थात वर्किंग मेथड। वर्किंग मेथड में क्या होता है, वर्किंग मेथड में होता है कि हम जॉब को किस प्रकार से तैयार कर रहे हैं, कैसे हम जॉब को बना रहे हैं, सिर्फ उसी को हमें लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जॉब को बनाने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, ड्राइंग के अनुसार माइल्ड स्टील फ्लैट से एक टुकड़ा काटते हैं या एक टुकड़ा मैंने काटा। उसके बाद अगली हेडिंग लिखेंगे जॉब पर फिनिशिंग करके उस पर मार्किंग मीडिया का लेप लगाया। जब हम जॉब को काट लेते हैं उसके बाद मार्किंग मीडिया लगाते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग है मार्किंग मीडिया सूख जाने पर जॉब पर ड्राइंग के अनुसार मार्किंग जो है हमने किए किसके सहायता से, स्क्राइबर की सहायता से, सेंटर पंच की सहायता से, डॉट पंच की सहायता से और बॉल पेन हैमर की सहायता से हम क्या किए, जॉब पर ड्राइंग के अनुसार मार्किंग कर दिए। अब हम क्या करेंगे साथियों, जब मार्किंग हमारी हो जाती है जॉब पे तो क्या करते हैं, मार्किंग हो जाने के बाद अनावश्यक मटेरियल को हेक्सा विथ ब्लेड की सहायता से हटा देते हैं। तब ड्राइंग के अनुसार हम मार्किंग हो जाने पर उसको काटकर जो अतिरिक्त मटेरियल होता है उसको निकाल देते हैं। फिर अगली हेडिंग आती है जॉब हेडिंग। पांचवा जो आपका नंबर होगा वो होगा जॉब को ट्राई स्क्वायर स्टील रूल की सहायता से जांच करते हैं और अनावश्यक मटेरियल को जो है फ्लैट फाइल की सहायता से हटाते हैं। तो साथियों जब हम हेक्सा के द्वारा जॉब को काटते हैं तो वहाँ पर मार्किंग से थोड़ा अनावश्यक मटेरियल रुक जाता है, तो वहाँ पर हम फिर से ट्राई स्क्वायर और स्टील रूल की सहायता से जांच करते हैं अपने जॉब की और फिर जो हल्का मटेरियल बचा रहता है उसे हम फ्लैट फाइल की सहायता से हटाते हैं। तो हम फ्लैट फाइल की सहायता से ही जॉब पर से अनावश्यक मटेरियल को आसानी से हटाते हैं फाइल के माध्यम से। अगली हेडिंग हमारी आएगी दोस्तों ड्राइंग के साइज के अनुसार। इसमें हम ड्रिलिंग मशीन की सहायता से ड्रिल करते हैं। अगर ड्रिलिंग जॉब में है तो क्या करते हैं, जॉब में हम ड्रिलिंग की क्रिया करते हैं। तो आपको ये समझ ले कि आप इसको सभी प्रकार के जितने भी आपके पेपर में आएंगे, कोई भी आपको जॉब बनाना है तो ये जो है सभी में ये क्रिया हमें करनी पड़ती है। तो अगर आप इसी को लिख लेते हैं सेम टू सेम हूबहू अगर आप इसी को लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर आपको प्राप्त होंगे। आगे आप लिखेंगे इसके बाद जॉब को बास्टर्ड फाइल की सहायता से फिनिशिंग करते हैं।
क्या करते हैं, जब जॉब को बन जाती है दोस्तों, तो अंत में हम बास्टर्ड फाइल की सहायता से फिनिशिंग करते हैं। बास्टर्ड फाइल या स्मूथ फाइल की सहायता से हम क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। उसके बाद जॉब बन जाने पर, जब जॉब हमारा कंप्लीटली तैयार हो जाता है, तो क्या करते हैं, जॉब बन जाने पर हम लेटर पंच और नंबर पंच की सहायता से उस पर हम अपना नाम लिखते हैं और रोल नंबर लिखकर हम उसको जमा कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद आप लिखेंगे अगला पॉइंट, वह होगा सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, मतलब सुरक्षा और सावधानियां। आपको सिर्फ जितनी हेडिंग हम बता रहे हैं आप सिर्फ उतनी हेडिंग ही लिखेंगे। अगली हेडिंग आपकी होगी सेफ्टी प्रिकॉशन, सुरक्षा और सावधानियां में क्या क्या लिखना है। तो बहुत ही जरूरी होता है इसको लिखना, तो और बहुत ही इजी है। तो आपको जॉब बनाते समय क्या क्या सुरक्षा और सावधानियां बरतनी चाहिए, सिर्फ उसी को लिखना है। जैसे जॉब बनाने से पहले ड्राइंग को अच्छी तरीके से हमें समझ लेना चाहिए कि हमें ड्राइंग किस प्रकार से बनाई है, तो उसी अनुसार हमें जॉब को बनाना होता है। तो ड्राइंग को पहले अच्छी तरीके से समझेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जॉब को बनाएंगे। फिर अगला सावधानी हम बरतेंगे कि बिना हैंडल वाली फाइल को हम प्रयोग में नहीं लाएंगे, नहीं तो वह हाथ में जख्म कर सकती है। आगे और हम क्या सुरक्षा बरत सकते हैं, बिना हत्थे वाला हैमर हम प्रयोग नहीं कर सकते। जॉब को बनाते समय हम बिना हत्थे वाला हैमर को प्रयोग में नहीं लाएंगे। और दोस्तों क्या सावधानी बरत सकते हैं, मेजरिंग टूल और कटिंग टूल को हम अलग अलग रख सकते हैं। जो हमारी मेजरिंग टूल है जिससे हम मापते हैं और जिससे हम धातु को काटते हैं, उन दोनों टूलों को हमें अलग अलग रखना चाहिए, नहीं तो मेजरिंग टूल जो है साथियों आपका खराब हो जाएगा। और हम क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं, पांचवा पॉइंट है ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट पर ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए। जी हाँ, जब हम ड्रिलिंग करते हैं जॉब में तो उस समय हमें क्या करना है, ड्रिल बिट पर ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए, नहीं तो ड्रिल का जो बिट है वह टूट सकता है। और आगे हमें सावधानी बरतनी है, कटिंग करते समय जॉब पर हमेशा कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। चाहे जब हम जॉब को काटते हैं तो उस समय हमें कूलेंट का जो है प्रयोग हमेशा करते रहना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला हम सुरक्षा सावधानियां में लिख सकते हैं, कार्यशाला में आपके जो तार हों वह कटे पिटे ना बिखरे हों, नहीं तो करंट के झटके लग सकते हैं। और आप सावधानियों में लिख सकते हैं, फर्श पर तेल व ग्रीस ना पड़ा हो, नहीं तो पैर फिसल सकता है और आपको चोट लग सकती है। आगे और हम हेडिंग लिख सकते हैं कि मशरूम हेड वाली छेने का हम प्रयोग नहीं कर सकते। जो चीजेल हम प्रयोग कर सकते हैं उसका हेड जो है मशरूम ना हो, नहीं तो हैमर जो है फिसल कर आपको चोट लग सकती है। उसके बाद अगला हम लिख सकते हैं पॉइंट, हैमर के फेस पर तेल या ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए। हैमर का जो फेस होता है उस पर तेल या ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए, नहीं तो हैमर जो है फिसल सकता है। आखिरी में जो आपका आखिरी पॉइंट आएगा, आखिरी हेडिंग जो होगी वह होगा दोस्तों रिजल्ट या परिणाम। आपको इसको लिखना जरूरी होता है। रिजल्ट व परिणाम में आप क्या लिखेंगे, जो आपका उद्देश्य था, आपका ऑब्जेक्ट जो था उसी को हम लिखेंगे सफलतापूर्वक हमने प्राप्त किया। तो इसमें लिखेंगे जैसे हमारा डॉवटेल फिटिंग को तैयार करना था, तो हम इसमें लिखेंगे इस प्रकार हमने डॉवटेल फिटिंग को सफलतापूर्वक प्राप्त किया। तो आपको सिर्फ यही प्रैक्टिकल में लिखना है। अगर आप इसको लिख लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप जो है बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। फिर से एक बार आप हेडिंग समझ लीजिए, हेडिंग क्या क्या है आपके। पहली हेडिंग है दोस्तों ऑब्जेक्ट, दूसरी हेडिंग है आपके रॉ मटेरियल, फिर टूल्स एंड इक्विपमेंट, उसके बाद ऑपरेशन है, ऑपरेशन अर्थात वर्किंग मेथड, फिर आपकी जो अगली हेडिंग आती है वो होगी सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, और आखिरी में आपका रिजल्ट अर्थात परिणाम रहेगा। आप इतने हेडिंग को ध्यान में रखते हुए आप जो है अच्छे तरीके से पर स्वागत है। तो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन के प्रैक्टिकल के बारे में। यहाँ इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल के बारे में अगर दोस्तों आप ये इस प्रकार से हल करके आए होंगे तो आपके बहुत ही ज़्यादा नंबर जो हैं आएंगे। जी हाँ, अगर आप इस प्रकार से हल करके आए हैं तो आपके 250 में जो है दोस्तों, जहाँ पे आपका 250 मार्क है वहाँ पे आपके 240 मार्क के आसपास आएंगे अगर आप इस प्रकार से हल करके आए होंगे तो जैसे कि हम हल करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा दोस्तों, पूरा सीरियल वाइज बताएंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम आपको पढ़ के एक बार सुना देते हैं। ड्रा द सर्किट डायग्राम यूजिंग BIS सिम्बल्स, मेजर द पावर एनर्जी सिंगल फेज AC सर्किट विथ यूनिटी पावर फैक्टर। इस प्रकार से दोस्तों जो है
पहले में 3 क्वेश्चन है, दूसरे में 3 क्वेश्चन है, तीसरे में 3 क्वेश्चन है। इस प्रकार से 9 क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि दूसरे क्वेश्चन में आपके 100 नंबर, दूसरा क्वेश्चन 100 नंबर और तीसरा क्वेश्चन 100 नंबर, जबकि पहला क्वेश्चन जो है आपका 50 नंबर का है। तो दोस्तों कैसे आप हल किए होंगे तो आपके बहुत ज़्यादा जो है अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम उसके बारे में शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो है कोई भी नई अपडेट मिलती है तो दोस्तों आपके जो पेपर होने वाले हैं उनकी भी अपडेट जो है तुरंत आएगी, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपने तैयारी के लिए दोस्तों मॉडल पेपर हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पीडीएफ बना रखा है, आप पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर लेना। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आप पूरा सभी का आंसर जो है बहुत ही सटीक रूप से देख पाएंगे। तो चलिए हम आपको एक बार दिखा देते हैं इसे। तो दोस्तों मैंने इस पीडीएफ में सभी आपके जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी को इसमें मैंने जो है कैप्चर कर रखा है। सभी क्वेश्चन के आंसर इसमें है। आप इसको आराम से बैठ कर दोस्तों अपने घर पे कहीं भी आराम से देखना। अगर आपको किसी भी प्रकार से परेशानी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि सभी क्वेश्चन के आंसर हैं। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 के ए का आंसर, आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का ए का आंसर है। उसके बाद ये देख पा रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का ये पूरा नीचे का ए का आंसर है। उसके बाद 2 के सी का आंसर है, यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों। फिर 2 के बी का आंसर है। तो पूरा दोस्तों यहाँ पर आप जितने देख पा रहे हैं ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 के ए बी सी का आंसर है। उसके बाद अगर नीचे आ जाए दोस्तों तो जल्दी जल्दी मैंने सेट कर दिया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 के ए का, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 1 के ए का आंसर आप यहाँ पे पूरा देख पा रहे हैं दोस्तों। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे अच्छे से इसे देख पाएंगे। तो दोस्तों चैनल पे वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहें। और इसके बाद देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 1 बी, ऑप्शन 1 के बी का है। उसके बाद ऑप्शन 1 के सी का भी है। तो इस प्रकार से ये रहा आपके ऑप्शन 1 के सी का, आप देख पा रहे हैं ये है आपके 1 के सी का। आप इसे पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हम डाल देंगे, आप वहाँ से देख लेना। उसके बाद दोस्तों चलते हैं 3 पे, दिखाते हैं हम आपका 3 के ए का जो क्वेश्चन का आंसर है वो है दोस्तों 3 का ये जो है ये है। अगर आप इसे अच्छी तरीके से बना के आए होंगे दोस्तों तो बहुत ही अच्छे नंबर आपके आएंगे। उसके बाद 3B दोस्तों आपका यहाँ से शुरू होता है। आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके बताता पूरे संपूर्ण विस्तार से, लेकिन दोस्तों समय नहीं है, बहुत ही लंबा समय हो जाएगा आपके पास भी। तो आप इसे अच्छे से अगर डाउनलोड कर लेंगे तो दोस्तों आप आसानी से देख सकते हैं। तो 3C आंसर नंबर 3C का आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों सभी का पीडीएफ मैंने उपलब्ध करा दिया है, तो आप जो है देख सकते हैं। तो अगर फिर भी आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक क्वेश्चन भी आपके बहुत ही छोटे हैं। तो आइए देखते हैं। समय आपका जो दिया गया था आप देख पा रहे हैं 8 घंटे का समय दिया था और यही क्वेश्चन है। अगर आपका अलग क्वेश्चन होगा तो साथियों प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 250 नंबर का था ये। और पहले क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन दिया गया था मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बैटरी एंड वोल्टेज विथ लोड यूजिंग अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट। आपको बोला था कि एक बैटरी को बनाना था स्पेसिफिक ग्रेविटी बैटरी के लिए। इसमें 3 चीज़ पूछा था। एक इसमें इंस्ट्रूमेंट टूल के बारे में पूछा था और आपको कैसे यूज करना है, क्या क्या प्रयोग लगेंगे, इन सब के बारे में पूछा था। तो क्वेश्चन आपको एक ही आंसर लिखना था, भले ही आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कैसे लिखना था इसके बारे में हम बताएंगे साथियों। दूसरा जो आया था आपका वो आया था 3 फेज सर्किट यूजिंग वाट मीटर मेथड यूपीएस लोड। आपको ये दिखाना था, इसको भी आपको एक ही लिखना था, भले ही 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो किस प्रकार से लिखना था आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो साथियों आप 100% नंबर जो है निकालेंगे और इस बार 250 में से 250 नंबर आपके जरूर आएंगे। और तीसरा जो क्वेश्चन है वह है साथियों वेरीफाई एचटी अपॉन ईएलटी टर्मिनल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड कैलकुलेट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बाय वोल्टमीटर मेथड। जो है रेशियो को वोल्टमीटर मेथड से जो है कैलकुलेट भी करना है। तो इसका भी एक ही क्वेश्चन है साथियों, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह भी 100 नंबर का है। तो कैसे आप 100 में 100 पाएंगे इसके बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में, पूरा सॉल्व करा के आए हैं। तो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथियों। हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी कल ही आपको सॉल्व करके भेजा था और जो मैंने परसों इंजीनियरिंग ड्राइंग में बनाया था साथियों वही कल के पेपर में आया भी है। दोनों में चाहे फर्स्ट ईयर की बात करें की जाए या सेकेंड ईयर की, अगर ना विश्वास हो तो आप हमारे जो है वीडियो में जाके देख सकते हैं। परसों मैंने जो बताया था वही कल पेपर में आया है। तो आज जो
बताया हूँ साथियों, आप सभी का इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर आप ऐसे हल करके आएंगे तो आपके 100 में 100 नंबर आएंगे। तो आगे आने वाले सीबीटी एग्जाम के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही धांसू वीडियो मिलती रहेगी। तो आइए देखते हैं साथियों किस प्रकार से आपका सॉल्व करना था। तो साथियों आपके पहला क्वेश्चन जो था आपको इस प्रकार से लिखना था। सबसे पहले उद्देश्य डालना था, ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं उसमें लिखना था शुष्क सेल को जोड़कर विशेष वोल्टेज और धारा उत्पन्न करना। आपका ये उद्देश्य था। आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा लिख देना था, वोल्टेज और धारा प्राप्त करने के लिए सेल को विभिन्न प्रकार से जोड़ा जाता है। एक से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में संयोजित करना और उनका समूहन जो है कहलाता है। तो आपको ये लिखना था साथियों। उसके बाद आगे क्या लिखना था ये हम बताते रहें कि अगर आपको ये पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके ये पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरा समझ लें किस प्रकार से आपको लिखना था। उसके बाद आगे आप देख पा रहे हैं आवश्यक उपकरण में क्या लिखना था। शुष्क सेल आपके कौन कौन से उपकरण लगेंगे, कौन कौन से टूल लगेंगे, उसके बारे में आपको शुष्क सेल की आवश्यकता पड़ेगी। एमीटर की, वोल्ट मीटर की, वायर मीटर की, डीसी सप्लाई की, और आप आगे लिख सकते थे ईटीसी, मतलब और भी टूल लग सकते हैं। उसके बाद आगे आपको लिखना था साथियों सुरक्षा और सावधानियों में क्या लिखना था। सेफ्टी प्रिकॉशंस इंस्ट्रूमेंट में सभी सेल को जांच कर परिपथ बनाए। संयोजन ढीले नहीं होने दे क्योंकि ऐसा होने से सेल में उपयुक्त धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी। अधिक मान की विद्युत धारा अथवा अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में संयोजित करें। आपको ये लिखना था सुरक्षा सावधानियां में। और उसके आगे लिखना था कार्यविधि में, वर्किंग मेथड में आपको डालना था कि सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ते समय एक सेल का ऋण सिरा दूसरे सेल के धन सिरे तथा दूसरे का ऋण सिरा तीसरे सेल के धन सिरे में जो है संयोजित करते हैं। और सेलों को इस प्रकार जोड़ने पर कुल वोल्टता जो है नीचे दिए गए समीकरण द्वारा दर्शाई जाती है। आइए हम समीकरण देख लेते हैं। ये इस प्रकार से आपका समीकरण है साथियों। समीकरण है आपका जो है B = V1 + V2 + V3, मतलब वोल्टेज 1, वोल्टेज 2, वोल्टेज 3 जो तीनों बैटरी हैं उस प्रकार से हम तीनों वोल्टेज को जोड़ लेते हैं। और तीसरा जो लिखना था सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते समय सभी सेलों को एक सिरे बिंदु पर ऋण सिरे से दूसरे बिंदु पर हम संयोजित करते हैं। आप इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना था जो कि पैरेलल वोल्टेज का डायग्राम है। और समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल वोल्टेज आपको इस प्रकार से प्राप्त होगी 1/V = 1/V1 + 1/V2 + 1/V3। तो आपको इस प्रकार से लिखना था साथियों। अगर आप इस प्रकार से लिख के आओगे तो आपको 100 में 100% जो है 250 में से 250 नंबर मिलने वाले हैं। तो आगे जो है समांतर क्रम में जोड़ने पर जो है वोल्ट तक किस प्रकार से आपको प्राप्त करना था, आप ये सूत्र आप देख पा रहे हैं। इस सूत्र को लगाते और इस सूत्र को लिख देते, आपको प्राप्त हो जाता समांतर क्रम। B = लास्ट में आपका आता है V1 + V1 V2 और V3 अपान V1 + V2 अपान + V3। आपको ये लिखना था। आखिरी में आपको परिणाम या रिजल्ट डालना था जिसमें लिखना था विशेष वोल्टता और धारा प्राप्ति हेतु सेलों के श्रेणी और समांतर संयोजन का सफल अध्ययन किया गया। आपको यही लिखना था और आपने ये लिखा होगा साथियों तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे और तीनों के आंसर देख के जाए। आगे आने वाले सीबीटी एग्जाम के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं दूसरे में जो था। दूसरे में आपको क्या लिखना था। दूसरे में लिखना था आपको विभिन्न प्रकार के वाट मीटरों का अध्ययन करके परिपथ में इनका उपयोग करना। विभिन्न प्रकार के वाट मीटरों का अध्ययन करके परिपथ में उनका जो है प्रयोग किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में लिखना था। उसके बाद परिचय में आपको थोड़ा डाल देना था। वाट मीटर किसी भी वैद्युतिक परिपथ की शक्तिपूर्ण अर्थात वाटेज ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है। वाट मीटर मापन यंत्र डायोमीटर प्रकार प्रेरण प्रकार के एवं डिजिटल प्रकार के होते हैं जिनका प्रयोग परिपथ में आवश्यकता के अनुसार करते हैं। इतना आपको परिचय में लिखना था। उसके बाद आपको इंस्ट्रूमेंट में क्या लिखना था। इंस्ट्रूमेंट में 200 mm का कॉम्बिनेशन प्लायर, इंसुलेशन टेप, वाट मीटर और संयोजन लीड्स, ये आपको लिखना था। और आगे आपको ETC लिख देना था, मतलब और भी उपकरण हो सकते हैं। इसके बाद आगे आपको सुरक्षा सावधानियों में क्या लिखना था सुरक्षा सावधानियों में कनेक्शन कैसे होने चाहिए, परिणाम प्रभावित हो सकता है। अगर आप कनेक्शन नहीं कसेंगे, टाइट नहीं करेंगे तो स्पार्किंग हो सकती है, इसीलिए आपको कनेक्शन जो है टाइट होना चाहिए। रीडिंग सावधानी पूर्वक लेनी चाहिए। त्रुटिपूर्ण रीडिंग परिणाम को जो है प्रभावित कर सकती है। कभी भी रीडिंग लेते समय हमें सही प्रकार से रीडिंग को लेना चाहिए। कार्यविधि में क्या है साथियों, विद्युत धारा एवं वोल्टेज की गणना द्वारा किसी परिपथ की वोल्टेज ज्ञात करने की प्रणाली में विद्यमान दोषों को निवारण हेतु विभिन्न प्रकार के वाट मीटर से
प्रयोग किए जाते हैं जो कि निम्न प्रकार के होते हैं। हम डायनोमोमीटर भी प्रयोग में लाते हैं। तो पहला डायनोमोमीटर क्या है साथियों, वो डालना था। यह प्रत्यावर्ती अर्थात एसी तथा डीसी युक्तियों के पावर में मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसकी शुद्धता 0.25% होती है। इसमें 2 कॉइल लगी होती हैं। आइए आगे देख लेते हैं। उसके बाद आपका अगला है साथियों स्थितिज और गतिज। इसमें अघूर्ण करंट, कॉइल की करंट, वोल्टेज की करंट, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह यंत्र का उपयोग वोल्टमीटर के रूप में किया जाता है। इसे जो यंत्र होता है इसे हम वोल्टमीटर के रूप में जानते हैं। दूसरा आपका डिजिटल वाट मीटर साथियों, वह कौन सा है? उच्च रिजोल्यूशन तथा शुद्धता इसके 2 मुख्य लाभ हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मल्टीप्लायर आउटपुट वोल्टेज पावर के अनुक्रमानुपाती होता है और वाट मीटर तथा एक विद्युत परिपथ जो है निम्न प्रकार से संयोजित करे। ये था साथियों आपका जो है दूसरे का, जो कि लिखना था कार्यविधि में। और आगे क्या लिखना था उसे हम देख लेते हैं। इस प्रकार से आपको दिखाना था। ये जो है साथियों आपका इस प्रकार से दिखाया जाता है, आप इसे देख ले। डिजिटल वाट मीटर इस प्रकार से होता है। उसके बाद आपको तीसरा लिखना था। इसके बाद वोल्टेज कॉइल को लोड के समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। फिर इसके बाद संयोजन करते समय ध्रुवता के अनुसार संयोजन करते हैं। फिर अब वाट मीटर के स्केल पर प्रदर्शित होने वाले पाठ्यक्रम को नोट करते हैं जो कि वाट में राशि को मापता है। और लास्ट में आपको परिणाम निकल के आएगा कि वाट मीटर का अध्ययन करके परिपथ में इसका उपयोग सफलतापूर्वक किया गया। ये था आपका दूसरे का क्वेश्चन का आंसर साथियों। आई होप आप इस प्रकार से लिख के आए होंगे। अगर नहीं भी लिख के आए होंगे, अगर इसके मिलते जुलते भी लिख के आए होंगे तो भी आप पास हो जाएंगे। आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आपको किस प्रकार से हल करना था। तीसरा क्वेश्चन था साथियों आपका दो एकल फेज ट्रांसफार्मरों को समांतर क्रम में लगाकर प्रचलित करना। आपको ये था और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो परिचय में आपको लिखना था कम लोड प्रदान करने वाले ट्रांसफार्मर से अधिक लोड प्राप्त करने के लिए इस प्रकार ट्रांसफार्मरों को समांतर क्रम में लगाया जाता है। इसके दोनों ट्रांसफार्मरों का वोल्टेज जो है वोल्टेज रेशियो, फेज फ्रीक्वेंसी और पोलैरिटी इम्पीडेंस समान होना चाहिए। ये आपको परिचय में इतना लिख देना चाहिए। फिर उसके बाद आवश्यक उपकरण, मतलब कौन कौन से उपकरण लगेंगे। आपके पेचकस हो गया, कम्बिनेशन प्लायर हो गया, चाकू हो गया, EMI टाइप वोल्ट मीटर, एकल फेज ट्रांसफार्मर वोल्ट और EMI टाइप एमीटर, 10 एम्पियर PVC कॉपर के वायर के टुकड़े और लोड लैम्प। ये आपके हो गए साथियों आवश्यक उपकरण में। आइए आगे देख लेते हैं अब आपके सुरक्षा और सावधानियों में क्या है। सुरक्षा सावधानियों में आपको क्या बरतने की जरूरत। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों आज के पेपर के बारे में हम बात करेंगे। आपका जो आज का प्रैक्टिकल था वो किस प्रकार था। अगर आप किस प्रकार से लिखे होंगे तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर, जो कि पता है कितने 250 नंबर में से आपको कितने नंबर मिल जाएंगे। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे लिखना है। तो साथियों इसे हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है टूल लिस्ट आउट टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्म प्रैक्टिकल। आपको पूछा है कि इस प्रैक्टिकल में जो है कौन कौन से टूल और इक्विपमेंट की ज़रूरत है जो कि आपको बतानी थी। तो ये जो है 5 नंबर में था। आपको कुछ टूल और उसके इक्विपमेंट को लिखना था। कैसे लिखना था उसे भी अभी हम बताएंगे। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन साथियों है क्वेश्चन नंबर 2 पे, राउट डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल अलॉन्ग विथ सेफ्टी प्रिकॉशंस। आपको इसमें कैसे ऑपरेशन करना है, कैसे सीक्वेंस से ऑपरेशन कैसा है करना है और कैसे आपको सेफ्टी प्रिकॉशन इसमें करनी है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसे कैसे लिखेंगे इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कल के आपके आंसर की ड्राइंग की मैंने बता रखी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके देख सकते हैं कि आप कितने नंबर जो हैं हल करके आए हैं और आपको कितने नंबर मिलेंगे। तो साथियों आप उसे ज़रूर देख लेना और आगे आने वाले इन फ्यूचर में आप सभी CBT एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 2 से 3 वीडियो बनाता हूं लेकिन आपको उसी से सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तीसरे में साथियों पूछा गया है कि आपको मेक द जॉब पर ड्राइंग, मतलब आपको ये ड्राइंग जो है बनाना है। जैसे आपको यहाँ पे दिखा है वैसे आपको प्रैक्टिकल कॉपी पे हूबहू इसी को बनाना है। जब आप साथियों पार्ट बनाएंगे, जब आप जॉब को बनाएंगे मटेरियल को लेके, तब आपको जो यहाँ पे दिया है 0.04 mm, ये आपको टॉलरेंस क्लियरेंस है। अगर इन दोनों के बीच में
टॉलरेंस है साथियों, अगर इतना गैप रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी जो है आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अब इसे आपको काट के अपने स्कूल में इस प्रकार से बनाना है, अपने संस्थान में जाके ऐसे ही जॉब को तैयार करना है, जिसकी जो लंबाई है चौड़ाई हो कितने है उसके बारे में आइए हम बात कर लेते हैं। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर लास्ट तक बने रहे अपने नंबर को देखने के। तो ये सब साथियों हम देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे इसे बना दिया है, आपको भी इसी प्रकार से बनाना था और ध्यान रखना था बनाते समय ये जो डायमेंशन लाइन है, जो डायमेंशन रेखा हमने एरो जी से दर्शाया है, ये एरो को आपको बहुत ही हूबहू इसी प्रकार से बनाना था ताकि आपके नंबर बहुत ही अच्छे आते, क्योंकि नंबर बहुत ही ज़्यादा मायने में रखा जाता है। उसके बाद चलिए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या लिखता था साथियों? पहले क्वेश्चन में आपको लिखना था टूल्स एंड इक्विपमेंट। टूल्स एंड इक्विपमेंट में आपको ये चीज़ लिखना था, या तो आप अगर उस प्रकार से नहीं लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। पहले क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से लिखना था, केवल इतना ही लिखना था, टूल्स एंड इक्विपमेंट डाल के आपको ये सारे लिख देने थे। लेकिन अगर आप इस प्रकार से लिखे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर और भी अच्छे नंबर मिलेंगे। सबसे पहले आपको अपना जॉब बनाना है, फिर आल डायमेंशन आर इन एम एम, जिससे आपको पता चले कि जितने भी माप आपने दे रखा है सारे एम एम में है। उसके बाद आपको क्या लिखना है साथियों? उद्देश्य लिखना है। उद्देश्य के आगे आपको लिखना है जनरल फिटिंग का तैयार करना है। जी हाँ साथियों, जनरल फिटिंग बनाने का अभ्यास करना आपको लिखना था। उसके बाद आपको रॉ मटेरियल में आपको साइज डालनी थी, कितने कितने हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं साथियों। पहला जॉब जो है आपका 60, ये आप देख पा रहे हैं। पहला जॉब जो है ऊपर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला पार्ट ये है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ऐसे होते हुए आपका पहला पार्ट ये है। तो इसकी जो चौड़ाई है ये 60 है साथियों और ये 40 है। तो 60 40 और यहाँ पे देख पा रहे हैं मोटाई 10 7 है, तो इसे हम थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे। तो इस प्रकार से ये है आपका पहले की साइज। लेकिन जब हमें इसे बनाना है तो इसे हमें थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा मटेरियल को, तो हम इसे लिख देंगे एम एस साइज में, अर्थात मैंने जो मटेरियल लिया। उसके बाद एफ एस साइज, अर्थात मुझे इतना प्राप्त हुआ काटने के बाद। उसके बाद नीचे वाले में अगर हम बात करें साथियों, तो नीचे वाले में आप देख पा रहे हैं कि नीचे वाला हमारा जो जॉब है वो इस प्रकार से जो है जॉब है ये वाला, अर्थात 60 mm आप ये देख पा रहे हैं और 40 mm ये है। तो 60 गुणे 40 और गुणे 7 ये देख पा रहे हैं, 60 गुणे 40 गुणे 7। तो ये देखिए हमने ये लिख रखा है 60 गुणे 40 गुणे 7, ये है आपका। उसके बाद ये हमें फिनिशिंग साइज चाहिए, लेकिन जब हम इसे बनाएंगे तो थोड़ा हमें क्या चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए ताकि काटने पीटने पे बचा रहे। तो ये हमारा एक्स्ट्रा है माइल्ड स्टील साइज। उसके बाद ये हमारा फिनिशिंग साइज है, अर्थात मेरा जॉब है। तो इतना लिखना है उद्देश्य में। फिर इसके बाद आपको सीक्वेंस ऑपरेशन जो पूछा गया था आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मेजरिंग किया, फिर मार्किंग मीडिया का लेप लगाया, फिर पंचिंग किया, फिर हेक्साइंग मतलब हेक्सा के द्वारा काटा हुआ ऑपरेशन किया, फिर मैंने होल्डिंग की। होल्डिंग करने का मतलब हमने पकड़ के रखा मजबूत। उसके बाद फाइलिंग किया साथियों, फिनिशिंग के लिए फाइलिंग किया। फिर उसके बाद चेकिंग किया कि हमारा जॉब जो है सही है, फिर हमने ले जाके जमा किया। ये आप इतना पर देख पा रहे हैं सीक्वेंस ऑपरेशन हो गया। उसके बाद अगला देख पा रहे हैं साथियों आप टूल्स एंड इक्विपमेंट, क्या क्या टूल लगे हमें इस जॉब को बनाने में, ये हम यहाँ पे अब लिख दिए। जो पहले का नंबर था वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, अब हम लिखेंगे वर्किंग मेथड, मतलब ऑपरेशन आपने क्या क्या किया। तो सबसे पहले ऑपरेशन में हम क्या क्या लिखेंगे, ऑपरेशन में हमारा आ जाएगा सर्वप्रथम ड्राइंग के अनुसार हमने फ्लैट से साइज के अनुसार 2 टुकड़े प्राप्त किए। जब भी आप उसे बनाओगे 2 टुकड़े प्राप्त करोगे। फिर जाप को फिनिश करके उस पर मार्किंग मीडिया का हमने लेप लगाया। जाप को फिनिश किया मतलब जो जंग लगी थी उसे साफ किया, उस पर हमने सफ़ेद चाक का लेप लगा दिया। फिर मार्किंग मीडिया सूखने के बाद जब वो सूख जाती है तो हम उस पर डार्ट पंच, बॉल पेन, हैमर, स्क्राइबर की सहायता से उस पर मार्किंग किया। जैसे आपने कागज़ पे बनाया उसी अनुसार हम क्या करेंगे जॉब पर जो है मार्किंग मीडिया के ऊपर बनाएंगे। उसके बाद आप देख पा रहे हैं आगे आप लिखेंगे मार्किंग हो जाने के बाद अनावश्यक मटेरियल, जो ज़्यादा मटेरियल हमने ले रखा था उसे हमने हेक्सा की सहायता से काट के हटा दिया, निकाल देते हैं। फिर उसके बाद जॉब को ट्राई स्क्वायर माइक्रोमीटर स्टील रूल की सहायता से उसकी जांच करते हैं कि हमारा सही है कि नहीं है। अगर कहीं गलत है तो फिर हम जब थोड़ा सा मटेरियल रह जाता है तो इस समय हम फ्लैट फाइल की सहायता से हम उस मटेरियल को हटा देते हैं साथियों। फिर उसके बाद आपको अगला लिखना था, जाप बन जाने के बाद स्मूथ फाइल की सहायता से फिनिश करके हमने उस पर अपना नाम और रोल नंबर लिखकर जमा कर दिया। ते रहा आपका वर्किंग ऑपरेशन। उसके बाद ये आपको लिखना था। उसके बाद आपको लिखना था अगली हेडिंग में सेफ्टी प्रिकॉशंस, मतलब उसमें पूछा भी गया है क्वेश्चन नंबर 2 में सेफ्टी प्रिकॉशंस में मतलब क्या लिखना है, सुरक्षा सावधानी है।
कि आपने जब वो जॉब बनाया तो उस समय आपको शॉप में क्या क्या ध्यान देने की बातें थी। सबसे पहले आप ये भी डाल सकते थे, कटिंग करते समय हमेशा कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप कटिंग कर रहे हैं उस समय हमें कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो है हमारा जो कटिंग टूल है वह ख़राब ना हो। उसके बाद आप डाल सकते हैं, ड्राइंग को अच्छे से समझना चाहिए, बिना हत्थे वाला हैमर प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, बिना हैंडल फाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिसमें हैंडल ना हो उस फाइल का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, अर्थात उस रेती को हमें प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। अगला है, मार्किंग टूल को कटिंग टूल से हमेशा जो है अलग रखना चाहिए। फर्श पर तेल ना गिरा हो, नहीं तो आपको इंजरी हो सकती है। उसके बाद अगला है, बिजली के वायर ना कटे हो, वरना आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ये हेडिंग आपको लिखना था। उसके बाद और भी हेडिंग थी जिसमें लिखना था, टूल को सही क्रम में रखना चाहिए, कटिंग करते समय कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए, आपको हमने बताया। अगला है, जिस मशीन की जानकारी ना हो उस पर काम नहीं करना चाहिए, और कंपनी के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। जो भी आपको बताया गया था शॉप में, आपका जो दिशा निर्देश दिया गया था उसका पालन करें, और मशीन पर कार्य करते समय गले तथा हाथ में कंगन ना हो, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आई होप आपको इस प्रकार से आप लिख के आए होंगे, जिससे आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं साथियों। तो अपने और भी जितने भी एग्जाम अब होने वाले हैं, तो इसके लिए साथियों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको 2 से 3 वीडियो बनाऊंगा, उसी से पूरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल एमपीएन ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों का आज जो है प्रैक्टिकल का पेपर था, तो प्रैक्टिकल का पेपर किस प्रकार से हल करना था आपको हम इसके पहले भी वीडियो में बताया है, और जैसे बताया वो बहुत दोस्तों आपको सिर्फ वहीं लिख के आना था। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से आपको हल करना था। अगर आप दोस्तों इस प्रकार से हल करेंगे तो आपके उम्मीद आपके जो है 300 नंबर में से 298-97 नंबर तक जो है मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो था दोस्तों वह था, आपका दिया था कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, आपको सभी क्वेश्चन जो है हल करने थे। पहला था दोस्तों कि मतलब जितने भी इस जॉब को बनाने में जितने भी टूल और इक्विपमेंट की ज़रूरत थी आपको उसके अंदर लिखना था। दूसरा था राइट द जॉब सीक्वेंस, मतलब किस प्रकार से आप जॉब पर कौन से सीक्वेंस से किस प्रकार से क्रिया कर रहे हैं उसको लिखना है। और तीसरा था दोस्तों मेक द जॉब एज पर ड्राइंग, आपको क्या करना था, इस जॉब को जो है पेपर पर बनाना था। जी हाँ, आपको सिर्फ इसी को हूबहू उतार देना था अपने उत्तर पुस्तिका पर। तो उसके आगे कैसे लिखना था, चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। जल्दी जल्दी दोस्तों बात करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के बारे में। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, जैसे कि आपका ये जो जॉब आया है, जॉब को दोस्तों अब आपको क्या करना होगा, अपने संस्थान पर ले आकर यही जॉब जिस प्रकार से फिटिंग दी गई है, ए और बी फिटिंग यहाँ पे फिट भी की गई है, तो आपको इस प्रकार से जॉब बना के जो है तैयार करना होगा और जाके वाइवा देना होगा, जिसमें आपके जो है बहुत ही अच्छे नंबर आने चाहिए वाइवा में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं +-2 दिया गया है टॉलरेंस। इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि इन दोनों फिटिंग के बीच में जहाँ पर हम फिट करते हैं, अगर +-0.2 का टॉलरेंस मतलब अंतर आ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका यह है। तो चलिए हम देखते हैं आपको किस प्रकार से लिखना था दोस्तों, उसको देख लेते हैं। वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों ये था आपका, आप देख पा रहे हैं, इसको हमने यहाँ पर उतार दिया। अब हम किस प्रकार से लिखेंगे उसको देख लेते हैं। उम्मीद है कि आपने भी इसको उतार के रखा होगा। उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, इस पर क्या है कि सबसे पहला जो हेडिंग रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट में क्या था दोस्तों, हमें फिटिंग बनाने का अभ्यास करना था, अर्थात हमें फिटिंग बनाना था। तो एमएस साइज जो होती है दोस्तों वो होती है माइल्ड स्टील साइज। माइल्ड स्टील साइज मतलब हम किस प्रकार से टुकड़े को प्राप्त कर रहे हैं, तो हमें 2 भाग में बनाना था, भाग ए और भाग बी। तो दोस्तों 45 mm का हमें फिनिश साइज चाहिए, तो मटेरियल साइज थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए। तो 48x48x 10 mm का मैंने लिया एक प्लेट, और बी वाला जो लिया दोस्तों 22x22 10 का लिए। तो हम इनको काटने के बाद दोस्तों हमें जो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए वो हमें इस प्रकार से इस ऐसे जॉब चाहिए इस माप में। तो हमने एक का जो माप लिया हुआ 45x45x9 लिया, अर्थात इससे जो है कुछ कम हो गए तो हमें फाइनल जो है जॉब मिल गया। तो ये लिखना था दोस्तों। आप इसको लिखने के बाद नीचे आना था। नीचे उसके बाद आपको क्या लिखना है, सीक्वेंस ऑपरेशन। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर उसमें 2 में पूछा गया है कि आपको सीक्वेंस ऑपरेशन बताना है, तो हमने क्या किया, किस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले हमने मेजरिंग की, फिर हमने उस पर पंचिंग की, हेक्सा क्रिया किया, फिर होल्डिंग किया, पकड़ा, उसके बाद फाइलिंग किए दोस्तों, मतलब हेक्सा करने के बाद फाइलिंग की, फिर मार्किंग मीडिया का लेप लगाया, फिर कटिंग क्रिया की, फिर कटिंग क्रिया के बाद हमने क्या किया दोस्तों, पंचिंग की, होल्डिंग की, और उसकी चेकिंग करने के बाद हमने जमा कर दिया। तो ये ऑपरेशन के सीक्वेंस थे दोस्तों। आपको
जो लिखना था ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था और अच्छे नंबर इस प्रकार से आपके आए होंगे। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। ये टूल और इक्विपमेंट था दोस्तों, जैसे कि पहले बताया था, और उसमें पूछा था आपको सीरियल से टूल और इक्विपमेंट लिखना है। तो ये कॉमन से टूल और इक्विपमेंट है जो मतलब पूछे जा सभी में लिख सकते हैं आप। स्टील रूल हो गया, ट्राई स्क्वायर हो गया, फ्लैट फाइल, स्मूथ फाइल, लेटर पंच, नंबर पंच, बॉल पिन हैमर, बेंच वाइज ड्रिल मशीन, हैक्सा विद फ्रेम ब्लेड, सरफेस प्लेट, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर। तो दोस्तों ये था टूल और इक्विपमेंट जो हमें ज़रूरत थे इसमें, तो आपको ये लिखना था। उसके बाद आपको कार्यविधि में क्या करना था दोस्तों, कार्यविधि में आपको क्या करना था, आपने किस प्रकार से उसे बनाया वही लिखना था। जैसे आप इसको बनाओगे, जॉब को बनाओगे दोस्तों, उसमें क्या करोगे, सर्वप्रथम मैंने ड्राइंग के अनुसार फ्लैट फाइल से फ्लैट से दोस्तों 2 टुकड़े प्राप्त कर लिए, ए और बी, क्योंकि ए और बी हमें बनाना है तो ए और बी 2 टुकड़े हमने प्राप्त कर लिए। फिर दोस्तों क्या है, जॉब को फिनिश करके उस पर मार्किंग मीडिया का लेप लगाया, तो उसके ऊपर जो थोड़े ज़्यादा जंग रहते हैं तो उसको हम फिनिश करके चमकीला करके उसके ऊपर मार्किंग मीडिया का लेप लगाते हैं। फिर उसके बाद जब मार्किंग मीडिया का लेप सूख जाता है दोस्तों, तो डार्ट पंच और बॉल पेन हैमर स्क्राइबर की सहायता से हम उस पर ड्राइंग के अनुसार क्या करते हैं दोस्तों, मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग हो जाने के बाद हम उसको धूप में रख देते हैं, सूख जाता है, और फिर जो अनावश्यक मटेरियल रहता है ड्राइंग के बाद उसको हम क्या करते हैं, काट कर निकाल देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, जब काट के निकल जाती है तो फिर हम उसकी जो है फाइनल रूप से माप लेते हैं और फ्लैट फाइल, स्मूथ फाइल, बास्टर्ड फाइल की सहायता से अच्छे से उसकी हम फिनिशिंग कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, उसके बाद ले जाकर हम उस पर नाम और अपना रोल नंबर लिखकर जमा कर देते हैं। तो ये दोस्तों इतना ऑप्शन था जो आपको लिखना था। और तो दोस्तों हमें उसके बाद आपका आखिरी जो हेडिंग आएगी वो जरूर ये लिखना था, सेफ्टी प्रिकॉशन, मतलब आपको क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए उस जॉब को बनाने में। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। पहले ड्राइंग को अच्छे से समझना, फिर ड्राइंग बिना हत्थे वाला हमें हैमर प्रयोग नहीं लाना चाहिए, बिना हैंडल की फाइल हमें प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। तो ये सब प्रयोग है दोस्तों जो हमें शॉप के अंदर सबसे ज़्यादा जो है देखना चाहिए। मार्किंग टूल को कटिंग टूल से हमें अलग रखना चाहिए, फर्श पर तेल न गिरा हो नहीं तो चोट लग जाएगा, बिजली के वायर ना कटे हों। तो दोस्तों ये सब सावधानियां हैं जो हमें लिखनी चाहिए, और उम्मीद है कि इन सबको मैंने पहले भी बता रखा है तो आप बहुत ही अच्छे से लिख के आए होंगे। उसके बाद टूल को सही क्रम में रखना चाहिए, कटिंग करते समय कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए, जिस मशीन की जानकारी ना हो उस पर हमें काम नहीं करना चाहिए, और कंपनी के दिशा निर्देश का हमें पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार के ढेर सारे हेडिंग थे, तो उम्मीद है आप उसको लिख के आए होंगे। आपका जो पेपर होगा दोस्तों अब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का और थ्योरी का दोस्तों ऑनलाइन होगा सीबीटी एग्जाम। तो आप तैयारी के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपके सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर उपलब्ध है। आप दोस्तों किस प्रकार से आपको पेपर देना, सभी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।